अलैक्म, कैसे हैं आप सब? आवाज़ आई होप कि आ रही होगी। क्लास शुरू करते हैं, स्क्रीन शेयर हो जाए, बताइएगा। आई होप कि स्क्रीन वगैरह भी शेयर होगी। कल हमने जो क्लास की थी सर्जरी की, आज हमारी चौथी क्लास थी शायद। यहाँ तक हमने किए थे एनेस्थेटिक डोज। यहाँ तक आपको बताया था, ये पूरा डिस्कस किया हुआ था। आज जो डिस्कस करेंगे वो टर्मिनोलॉजीज कुछ रिलेटेड है हर्निया से। ठीक है, तो हर्निया क्या था ये बताया था। प्रोट्रूशन ऑफ आर्गन या किसी टिश्यू की थ्रू नॉर्मल ओपनिंग। नॉर्मल ओपनिंग से उस आर्गन या टिश्यू की बाहर निकल आना, उसकी प्रोट्रूशन हो जाना, उसको हर्निया कहा जाता है। ये मैंने फर्स्ट क्लासेस में बता दिया था आपको। ठीक है? अभी इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होते हैं रिवर्सिबल टाइप, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। थोड़ा सा इनका भी बता देता हूँ। रिवर्सिबल वो होते हैं जो पुश बैक हो जाती हैं, रिड्यूसिबल होती हैं, खुद ब खुद पुश बैक हो जाती हैं वापस। इरिवर्सिबल वो होती हैं जो पुश नहीं हो सकती दोबारा, जहां से वो डिसलोकेट होती है। बाकी ये वाली टर्मिनोलॉजीज पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर वन है इंटीरोसेल। इंटीरोसेल, इंटीरो वर्ड बताया है। इंटाइरो वर्ड या इंटीरो वर्ड हमेशा रिलेटेड होता है किसके साथ? इंटेस्टाइन के साथ। तो इंटीरो या इंटाइरो सेल किसे कहा जाता है? हर्निया ऑफ जो है ना इंटेस्टाइन। तो ये आपने याद रखना है। इंटाइरो सेल किसे कहा जाता है? जर्नल हर्निया ऑफ इंटेस्टाइन। क्योंकि इंटाइरो वर्ड किससे रिलेटेड है? इंटेस्टाइन से। इपा इपाइपेलोसेल, इपाइपेलोसेल किससे कहा जाता है? ये भी आपने याद रखना है। ये क्या होते हैं? ये फैटी टिश्यूज होते हैं इपाइपेलोसेल में। मीजनट्री एंड ओमेंटम। अभी ये क्या होते हैं मीजनट्री एंड ओमेंटम? सबसे पहले आपने याद रखना है, जो ये मीजनट्री होता है ये फोल्ड ऑफ टिश्यूज होते हैं, मतलब इंटेस्टाइन और एब्डोमिनल वाल के दरमियान। ठीक है, इंटेस्टाइन और एब्डोमिनल वाल के दरमियान फोल्ड ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कैरी करते हैं ब्लड वेजल्स, नर्व्स वगैरह या लिम्फेटिक्स। तो उनको मीजनट्री कहा जाता है। और दूसरा होता है ओमेंटम। ओमेंटम फिर किसे कहा जाता है? ये फैटी शीट होती है। फैटी, ये याद रखिएगा, फैटी शीट होती है जो अटैच्ड होती है कहाँ पे? स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? स्टमक या इंटेस्टाइन में। या इसको फैटी एप्रान भी कहा जाता है। ये आपने सुने होंगे मिजंट्री एंड ओमेंटम। ये इंटेस्टाइन को या स्टमक वाली शीट को कवर करते हैं एप्रान की तरह। ओमेंटम। तो ये क्या होते हैं? दोनों फैटी लेयर्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं। इनमें जब हर्निया होती है उनको इपाइपेलोस सेल कहा जाता है। इपाइपेलोस सेल किससे कहा जाता है? मिजंट्री एंड ओमेंटम की हर्निया को कहा जाता है, सिंपली। ठीक, उसके बाद थे ओस्टियोसेल। ओस्टियोसेल किसे कहा जाता है? स्क्रोटम की हर्निया को। ये वर्ड आपने याद रखना है, ये कीवर्ड आपको पहले भी बताएं। ओस्टियो वर्ड स्क्रोटम से रिलेटेड है। बुबानोसेल, बुबनासेल किसे कहा जाता है? या बुबनोसेल ये कहा जाता है इनग्वाइनल रिंग। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुबनोसेल किसकी हर्निया को कहा जाता है? इनग्वाइनल रिंग में जो हर्निया होती है उससे कहा जाता है। ये ग्रोइन वगैरह होते हैं। हिस्टाइरोसेल, हिस्टाइरोसेल भी आपको बताया हुआ है। हिस्टाइरो या हिस्टीरो वर्ड किससे रिलेटेड है? यूट्रस से। तो ये किस में हर्निया होती है? जब यूट्रस की हर्निया होती है उसको हिस्टाइरोसेल कहा जाता है। वेसिकुलो सेल किससे कहा जाता है? वेसिकुलो सेल कहा जाता है ब्लेडर की हर्निया को। इंटीरो एपिपाइलोसेल। ठीक है, इंटीरो एपिपाइलोसेल, इंटीरो वर्ड इंटेस्टाइन, एपिपाइलो किस? मिजंट्री एंड ओमेंटम। तो जब इंटेस्टाइन प्लस ओमेंटम में हर्निया होगी दोनों में, तो उन दोनों को ही जब होती है तो उन दोनों को इंटीरो एपिपाइलोसेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं। जो टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट थी आपको बता दिया, फिर दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। इंटीरो, इंटायरोसेल, एपिपाइलोसेल, मिजंट्री ओमेंटम, ओस्टियो वर्ड याद रखने रखिएगा। स्क्रोटम, बुबनो या बुबानो वर्ड किसके साथ है? इनग्वाइनल रिंग, हिस्टाइरो या हिस्टीरो, यूट्रस, वेसिकुलो ये किससे रिलेटेड है? ब्लेडर से रिलेटेड है। और उसके साथ इंटीरो एपिपाइलो दोनों अगर आ जाएं तो इंटेस्टाइन एंड ओमेंटम की। एम्फ्लो सेल ये उम्बिलिकल की हर्निया को कहा जाता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो ये हर्निया से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। फिर कुछ एबनॉर्मल बॉडी में डेवलपमेंट्स भी होती हैं।
इनको भी देखते हैं, जैसे एब्सेस, हेमाटोमा, सिस्ट, हर्निया, ट्यूमर, अर्थराइटिस, ये इनको क्या कहा जाता है। एब्सेस तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये किससे कहा जाता है, लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस। ये कुछ डेफिनेशन इनकी बताई थी आपको, अगर पेपर में आ जाए तो लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस को एब्सेस कहा जाता है। ठीक है। हेमाटोमा किससे कहा जाता है, हेमाटोमा कलेक्शन ऑफ ब्लड, ये कल शायद बताया था, ब्लड की कलेक्शन आउटसाइड ब्लड वेजल्स। कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड की पूरी कलेक्शन हो जाए कहाँ पे, ब्लड वेजल्स के बाहर, आउटसाइड ऑफ ब्लड वेजल्स, तो उसको हेमाटोमा कहा जाता है। हेमा का से मतलब होता है ब्लड, टोमा का मतलब है सोइलिंग। तो ब्लड की जो कलेक्शन या सोइलिंग हो जाए किसी स्किन या किसी टिश्यू के अंदर, तो इसको कहा जाता है हेमाटोमा। ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। फिर सिस्ट किसे कहते हैं, सिस्ट भी आपको पता होगा। सिस्ट क्या होती है, एक सेक होती है जिसमें फ्लूइड वगैरह मौजूद होती है। ठीक है, तो ये पेनलेस भी हो सकती है। हर्निया तो आपको बता दिया, प्रोट्रूशन ऑफ आर्गन, ओपनिंग के थ्रू किसी आर्गन या टिश्यू की प्रोट्रूशन हो जाए तो उसको हर्निया कहा जाता है। ट्यूमर भी आपको पता है, ट्यूमर फिर किसे कहते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज को ट्यूमर कहा जाता है। कल इसके बिनाइन और मेलेग्नेट बताए थे। अर्थराइटस, अर्थराइटस इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अर्थराइटस इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स को कहा जाता है, जिसमें पेनफुल सोइलिंग होती है और लेमनेस भी हो जाती है। टेडनाइटस, टेडनाइटस किसे कहा जाता है, टेडनाइटस इन्फ्लामेशन ऑफ टेडान। टेडान भी आपने सुना होगा। टेडान फिर किससे कहते हैं, जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है, उसको टेडान कहा जाता है। टेडान और लिगामेंट आपने नाम सुना होगा। तो टेडान की इन्फ्लामेशन को टेडनाइटस कहा जाता है। सही है। तो यह भी कुछ एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है बॉडी में। गैंग्रेनी तो हमने काफी दफा पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सही है। ड्राई गैंग्रेनी आपको बताया, मॉइस्ट गैंग्रेनी, गैस गैंग्रेनी। तो यहाँ से आपको बताया था क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन गैस गैंग्रेनी में टाइप ए होता है। सही है। तो ये यहाँ से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने ऑलरेडी काफी दफा गैंग्रेनी को डिस्कस किया है। सर्जरी के टाइप्स पढ़ते हैं अभी, जो है ना, पालिएटिव सर्जरी या पेलिएटिव सर्जरी, ये किससे कहते हैं, ये आपने याद रखना है। इनके कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, वो आपने याद रखना है। पालिएटिव या पेलिएटिव सर्जरी उससे कहते हैं जो आप किसी पेन को ख़त्म करने के लिए करते हैं, किसी सफरिंग को ख़त्म करने के लिए जो सर्जरी करते हैं, उसको पालिएटिव सर्जरी कहा जाता है। सही। वो सर्जरी फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो आप परफॉर्म करते हैं कि एनिमल को पेन से रिलीफ मिले या सफरिंग से रिलीफ मिले। आप डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, बट उसके पेन को खत्म कर रहे हैं। इस सर्जरी को कहा जाता है पालिएटिव सर्जरी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपने जस्ट एनिमल को कंफर्टेबल फील करवाना है, सही, ताकि कंफर्टेबल हो जाए। तो इसका अगर एग्जांपल बेस्ट में दूं, तो वो होगा एप्सिस, ड्रेनेज करना या ड्रेन करना एप्सिस को। तो एप्सिस अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे एनिमल को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी, पेन होगा, आपने उसको रिमूव कर दिया, एप्सिस को ड्रेन कर दिया। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, पालिएटिव या पेलिएटिव सर्जरी में आ गया। सही है। ये आपने याद रखना है। ये अर्थोडेसिस, ये भी पेन का इशू है जॉइंट्स का। इसमें भी आप क्या करें, पेन वगैरह को ख़त्म करें। प्रोफोलैक्टिक, प्रोफोलैक्टिक सर्जरी कौन सी होती है, प्रोफोलैक्टिक, इसमें आपने याद रखना है वो सर्जरी जो किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए की जाती है। ठीक, मतलब अभी तक कोई डिजीज हुई नहीं है, प्रोफो का वर्ड का मतलब ही ये, आप प्रिकॉशन मेयर्स लेके वो सर्जरी करते हैं ताकि ये डिजीज जो है इस एनिमल में ना लगे। तो इसके लिए जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसको प्रोफिलेक्टिक सर्जरी कहा जाता है। अ सर्जरी डन टू प्रिवेंट डिजीज, जो है ना, बिफोर इट हैपेंस, तो उसको कहा जाता है प्रोफिलेक्टिक सर्जरी। फॉर एग्जांपल क्या है इसका एग्जांपल, अगर मैं दूं, केस्ट्रेशन है ना, केस्ट्रेशन आप क्यों करते हो, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना टेस्टिस में। आप करते हो कि आगे जाके ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप क्या कर रहे हो, किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए केस्ट्रेशन कर रहे हो। सही है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है डीहॉर्निंग, डीहॉर्निंग भी आप क्यों करते हो, आपको पता होता है कि एनिमल बड़ा हो जाएगा या एज में जो है ना ओल्ड होगा, तो इसके हॉर्न्स बहुत ही सख्त हो जाएंगे, फिर ये इंजर्ड कर सकता है। सही है। तो आपको पता है, आपको ये भी पता है कि आगे चल के इससे कोई इशू होगा, तो आप टाइम से पहले उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है प्रोफिलैक्टिक सर्जरी।
सही है, तो वो सर्जरी जो आप बिफोर अकरिंग ऑफ डिजीज जो है ना सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसको प्रोफिलेक्टिक सर्जरी कहा जाता है। तो ये एग्जांपल आ सकता है कि केस्ट्रेशन किस टाइप ऑफ सर्जरी का एग्जांपल है, तो आपने याद रखना है प्रोफिलेक्टिक सर्जरी का एग्जांपल है। ठीक है। और डीहॉर्निंग अगर पूछा जाए तो डीहॉर्निंग भी किसका एग्जांपल है, प्रोफिलेक्टिक सर्जरी का एग्जांपल है। उसके बाद आती है एक्सटायरपेटिव सर्जरी। एक्सटायरपेटिव सर्जरी किससे कहते हैं, कि वो सर्जरी जिसमें आप कंप्लीटली डिजीज पार्ट को रिमूव कर दें। समझ आ रही बात, मतलब कोई भी अगर लिवर में प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, आप उठा के लिवर को बाहर फेंक दें, मतलब उसको एम्प्यूटेशन उसकी कर दें, तो इस सर्जरी को कहा जाता है एक्सटायरपेटिव सर्जरी। सही, मतलब डिजीज आर्गन या टिश्यू को कंप्लीटली आप बॉडी से रिमूव कर दें। सही है? तो इसको कहा जाता है एक्सटायरपेटिव सर्जरी। मतलब क्यों, ताकि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हुआ है आप उसको जड़ से उखाड़ रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है इम्प्यूटेशन। ये अभी इम्प्यूटेशन टेल भी होती है, इम्प्यूटेशन ऑफ लेग्स भी होती है। जब आप देखते हैं पूरी लेग में ट्यूमर भर गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई लेग को कट करवा दो, इम्प्यूटेशन उसकी करवा दो। तो ये क्या होती है, अब डिजीज पार्ट को बाहर निकाल रहे हैं। उस सर्जरी को कहा जाता है एक्सटायरपेटिव सर्जरी। या अपेंडिक्स का केस होता है, ट्यूमर का केस होता है, इम्प्यूटेशन उसमें होती है ना, तो इस टाइप ऑफ सर्जरी को एक्सटायरपेटिव सर्जरी कहा जाता है। ठीक है भाई, फिजियोलॉजिकल सर्जरी, फिजियो वर्ड रीस्टोर नॉर्मल फंक्शन से, कि वो सर्जरी जिसमें आप नॉर्मल फंक्शन को इम्प्रूव करें या रीस्टोर करें ताकि एनिमल का फंक्शन बेहतर हो सके। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है। मतलब टेडान हर्निया की आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, पहले उसे पेन था, पेलिएटिव सर्जरी आप कर रहे थे, फिर उसको आपने क्या कर दिया, जो है ना रिपेयरिंग करके आपने उसको उसके फंक्शंस को इम्प्रूव कर दिया, तो ये फिजियोलॉजिकल सर्जरी होगी। तो ये आपने याद रखने दो इसमें इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटारपेटिव भी आ सकता है, बट ये वाला मेजर इंपॉर्टेंट है प्रोफिलैक्टिक सर्जरी। इसमें डीहॉर्निंग एंड कैस्ट्रेशन का एग्जांपल दे के पूछ सकता है कि कौन सा टाइप ऑफ सर्जरी है, तो आपने याद रखना है प्रोफिलैक्टिक सर्जरी है। ठीक है। आवाज आ रही है, क्लियर है आवाज, स्क्रीन वगैरह इरफान? आवाज आ रही है इरफान? एक्सरे, सीटी, एमआरआई, एमआरआई, पेट स्कैन, इनमें क्या कह रहा है एग्जांपल है, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट इनके आपने जस्ट बेसिक चीजें याद रख लें, या इनके फुल फॉर्म बता देता हूँ, कभी पेपर में आ जाते हैं। एक्सरे तो आपको पता है ये रेडियोग्राफी है। हाई एनर्जी रेज होते हैं, क्या करते हैं हम इनसाइड बॉडी देखते हैं, इसमें अभी किसके लिए बेस्ट होता है, बोन्स के लिए एक्सरे किया जाता है। ठीक है। फ्रैक्चर हो या कोई सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह को देखने के लिए फॉरेन बॉडीज को हम क्या करते हैं, एक्सरेज करवाते हैं, या हाई एनर्जी रेज होते हैं। सीटी क्या होता है, सीटी स्किन, इसका फुल फॉर्म आपके वीओ में भी आ सकता है, वेट उसमें भी, जर्नल पेपर्स में भी आ सकता है। इसका फुल फॉर्म आपने याद रखना है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सही है। तो ये आपने फुल फॉर्म याद रखना है, ये पेपर्स में काफी दफा आता है, वीओ में भी शायद आ चुका है वैसे, टोमोग्राफी। ठीक है। ये सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, एक्सरे प्लस कंप्यूटर्स वगैरह को यूज किया जाता है, कंप्यूटर को, जिसमें क्रॉस सेक्शनल इमेज यूज की जाती है। ठीक है। कंप्यूटेड का मतलब है कंप्यूटर, टेमोग्राफी ये क्रॉस इमेजेस को कहा जाता है, जिसमें आपको सिंपली समझाऊं कि ब्रेन लेशंस हैं, ट्यूमर वगैरह हो गया, एब्डोमिनल में ट्यूमर्स वगैरह हो गए, इसलिए आप देखते हैं कि डिटेल स्ट्रक्चर्स देखी जाती है, ट्यूमर्स वगैरह भी लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं सीटी स्कैन में। फिर आती है एमआरआई। एमआरआई कहते हैं मैग्नेट, ये भी लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, मैग्नेट, मैग्नेटिक रिसोनेंस, रिसोनेंस इमेजिंग। ठीक है। मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग
तो ये क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव्स वगैरह डाले जाते हैं, जिससे जो है ना देखा जाता है सॉफ्ट टिश्यूज को। फिर एम आर ए मैग्नेटिक, वही बात, रिसोनेंस एंजियोग्राफी को कहा जाता है, ए से एंजियोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे आई से इमेजिंग। तो एमआरआई और एम आर ए में ये फर्क है। पेट स्कैन, थायराइड स्कैन, ये क्या होता है, पोसिट्रॉन एमिशन टेमोग्राफी, पेट स्कैन को कहा जाता है। ये भी टिश्यूज वगैरह को देखने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ से ये एमआरआई और सीटी स्कैन का फुल फॉर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको मिल सकता है। बाकी ये माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं। एसेप्सिस, ए का मतलब है एब्सेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब एब्सेंस ऑफ माइक्रोब्स या सेप्सिस स्पोर्स को कहा जाता है सेप्सिस। डिसइंफेक्टेंट किसे कहा जाता है? डिसइंफेक्टेंट हम पढ़ चुके हैं कि वो किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो इन एंट ऑब्जेक्ट या इन एनिमेंट ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे मौजूद हो, उसको कहा जाता है डिसइंफेक्टेंट। प्रोसेस और किलिंग और रिड्यूसिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, तो उनको डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। स्टरीलाइजेशन किसे कहा जाता है? जिसमें कंप्लीटली आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उनके स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, मतलब ऑल ओवर जो उसकी डेवलपमेंट है आप उसको रिमूव कर रहे हो, तो उसको कहा जाता है स्टरीलाइजेशन। ये याद रखिएगा। बाकियों में कुछ ना कुछ माइक्रोब्स बचते हैं, जैसे डिटॉल की आती है ना, कि 99.9% जर्म्स को रिमूव कर दे, मतलब 1% छोड़ता है। तो ये जो स्टरीलाइजेशन होता है, ये इंस्ट्रूमेंट्स की तरह यूज होते हैं, इसमें बिल्कुल स्पोर्स भी खत्म हो जाते हैं, माइक्रोब्स भी ओवरऑल खत्म हो जाते हैं। जैसे ऑटोक्लेव हमने पढ़ा था, ऑटोक्लेव याद है ना? तो उसमें अगर आप किसी चीज को बॉयल करेंगे तो उसमें ऑल ओवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, जो भी चीज होगी, किल हो जाएंगे। मतलब स्टरीलाइजेशन में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है, माइक्रो से रिलेटेड है, कि जब भी पेपर में आ जाए कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें ये अगर ऑप्शन में आ जाए एसेप्सिस, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, तो आपने स्टरीलाइजेशन करना है। तो इसमें ऑटोक्लेव वगैरह में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बैक्टीरिया। एंटीसेप्सिस किससे कहा जाता है? एंटीसेप्सिस मतलब इन्फेक्शन वगैरह जो लिविंग बॉडीज पे मौजूद हैं उनको आप प्रिवेंट कर रहे हो, तो उसके लिए एंटीसेप्सिस यूज किए जाते हैं, जिसमें जो है ना ये अल्कोहल, आयोडीन वगैरह ये चीजें। ठीक है, तो ये सारी मैंने पहले बताई थी, फिर दोबारा आपको बता दी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वीन, ये आपको पता होगा। आर्टरी को क्या होती है? जो ब्लड को कैरी करती है, ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, आर्टरी क्या होती है? ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, अवे फ्रॉम हार्ट। ये आएगी नहीं पेपर में, जस्ट आपको पता हो, अंडरस्टैंडिंग हो। वीन किसे कहा जाता है? जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, कैरी ब्लड टू हार्ट। ठीक है, जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है उसको वीन कहा जाता है, जो हार्ट से दूर ब्लड लेके जाती है उसको आर्टरी कहा जाता है। ठीक है, बाकी आर्टरी जो होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, वो डीऑक्सीजनेटेड, ये इस डिटेल में इसको पढ़ेंगे कंसाइज मटेरियल की फिजियो में। ठीक है, उसके बाद ये डिहाइड्रेशन ये चीज नहीं है। शॉक किसे कहते हैं? शॉक के टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। शॉक क्या है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है शॉक की। इसमें आपने याद रखना है कि ब्लड सर्कुलेशन इनसफिशिएंट होता है। ब्लड सर्कुलेशन इज इनसफिशिएंट टू सप्लाई, मतलब जैसे कि टिश्यूज वगैरह को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उसकी कमी हो जाती है। तो ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वो ऑक्सीजन तक पहुंच नहीं पाएगा, तो वो जाहिर आर्गन टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएगी ऑक्सीजन। तो इससे क्या हो जाती है? शॉक लग जाता है एनिमल को। ठीक है, यह आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करना है शॉक से रिलेटेड। आवाज आ रही है ना? ठीक है, शॉक क्या होता है? जिसमें ब्लड सर्कुलेशन इनसफिशिएंट होती है, ऑक्सीजन लेवल को सप्लाई कर सकती है टिश्यूज तक, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस सिंपली समझें, ताकि वो टिश्यूज तक पहुंचा सके। तो इसमें शॉक हो जाता है। अभी शॉक के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हाइपोवेलेमिक शॉक, हाइपो वर्ड पहले भी बताया, हाइपो का मतलब होता है रिड्यूस या लो। वॉल्मिक किससे कहते हैं? ब्लड वॉल्यूम को कहते हैं। मतलब वो शॉक जो लॉस ऑफ ब्लड हो, मतलब ब्लड की कमी की वजह से हो, एनीमिया की वजह से हो, आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गई,
आपको शॉक में चले गए तो उसको कहा जाता है हाइपोवेलमिक शॉक। ठीक है, क्योंकि ब्लड की वजह से हो रहा है ना, तो जहाँ तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी या डिहाइड्रेशन हो जाएगी आपकी बॉडी में, तो इसकी वजह से आप अगर शॉक में जा रहे हो तो इसको कहा जाता है हाइपोवेलमिक शॉक। कार्डियोवर्ट्स और हार्ट से रिलेटेड है कार्डियोजेनिक शॉक, वो शॉक जो हार्ट फेल्यूर की वजह से हो। सही है, सिंपली मतलब हार्ट जब आपकी पंप ना कर सके ब्लड को, उसकी वजह से आप शॉक में चले जाओ, एनिमल शॉक में चला जाए, तो उसको कहा जाता है कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, सिंपली। सेप्टिक शॉक या एंडोटॉक्सिक शॉक किसे कहा जाता है? वो शॉक जो किसी बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से लगे, इन्फेक्शन की वजह से लगे, तो उसको कहा जाता है सेप्टिक या एंडोटॉक्सिन शॉक। अभी वो शॉक जो है ना कैसे भी तरीके से हो सकता है, जिससे फॉर सपोज कुछ ऐसे बैक्टीरियल डिजीजेज ही होती हैं जिसमें कुछ टॉक्सिन्स ब्लड वेजल्स को डैमेज करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इन्फेक्शंस होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं जिसकी मदद से एनिमल शॉक में जा सकता है, तो उसको सेप्टिक या जो है ना एंडोटॉक्सिक शॉक कहा जाता है। वेसोजेनिक शॉक किससे कहा जाता है? जिसमें ब्लड वेजल्स वगैरह जो है ना डायलेट कर जाएं, बहुत ही ज्यादा ओपन हो जाए। वेसो ब्लड वेजल से जेनिक काज्ड बाय, मतलब वेजल्स वगैरह रिलैक्स रिलैक्स हो जाएं, जिससे ब्लड पूल्स वगैरह ज्यादा क्रॉस करे। एलर्जिक रिएक्शंस में ऐसा होता है, तो ब्लड वेजल्स डायलेट कर लेती हैं या ज्यादा वाइड हो जाती हैं या ज्यादा नेरो से ओपन हो जाती हैं, तो उसकी मदद से भी शॉक लगता है। तो वो एलर्जिक शॉक होता है या कोई नर्व्स वगैरह का डैमेज हो तो उसको वेसोजेनिक शॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर होगी। उसके बाद ये कास्टिंग एंड रेस्ट्रेनिंग में क्या फर्क है ये भी बता देता हूँ, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग में आप एनिमल को सोते टाइम जो कंट्रोल करते हैं उसके उसे कहा जाता है रिकम्बेंट पोजीशन। ठीक है, रिकम्बेंट पोजीशन मतलब जिसमें एनिमल लाइंग डाउन हो, मतलब लेटा हुआ हो या सोया हुआ हो, उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है कास्टिंग। वरना हम सबके लिए रेस्ट्रेनिंग का वर्ड यूज करते हैं, बट रेस्ट्रेनिंग सिंपली कहा जाता है जब एनिमल स्टैंडिंग पोजीशन में हो। एनिमल खड़ा हुआ है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं रस्सी लगा के, तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी होगी रेस्ट्रेनिंग। बट रिकम्बेंट पोजीशन मतलब लाइंग डाउन में अगर एनिमल है, लेटा हुआ है, उसको आप कंट्रोल करते हैं, तो उसको कास्टिंग कहा जाता है या कैस्टिंग कहा जाता है, सिंपली। ठीक है, इसमें जस्ट आपने ये मेथड याद रखना है। र्यूफ मेथड कभी कभी आता है पेपर में। र्यूफ मेथड किसके लिए यूज होता है? केटल या बफेलो के लिए। सही है, बस बाकी ये नहीं है कि कास्टिंग कौन सा है, रेस्टनिंग, ये आपकी जस्ट आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ें, बाकी पेपर के लिए पढ़ा नहीं। ये आ सकता है र्यूफ मेथड केटल एंड बफेलो के लिए है, मतलब उनको लेटी रिकम्बेंट पोजीशन में कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। नोज रिंग ये भी कैटल बफेलो के लिए। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है नाम, तो वो जस्ट बता रहा हूँ जो आपने याद रखने हैं। ये क्या है? हेल्टर। हेल्टर क्या है? ये प्राइमरी मेथड ऑफ रेस्ट ट्रेनिंग। अभी रेस्ट ट्रेनिंग में अगर वर्ड यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे एनिमल स्टैंडिंग पोजीशन में है, उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में कैटल के लिए कौन सा प्राइमरी मेथड यूज किया जाता है? हेल्टर यूज किया जाता है, ये वाला है। ठीक है, इसको हेल्टर कहा जाता है। बाकी ये सारे मेथड्स आपने देखे, ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, खुद पढ़ना चाहें पढ़ें, बाकी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो चीज काम की है मैं वो आपको बता रहा हूँ। बाकी जो है ना, अभी कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स ब्लॉक किए जाते हैं या उसकी इंडिकेशंस होती हैं, उसको देखते हैं। अभी ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ तीन चार नर्व्स इंपॉर्टेंट हैं, हम पढ़ लेते हैं, हो सकता है इनसे क्वेश्चन बन जाए। लिंग्वाइनल नर्व ब्लॉक कब की जाती है कैटल एंड बफेलो में? तो ये आपने याद रखना है, ये टंग के नीचे होती है लिंग्वाइनल। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर माउथ में कोई फॉरेन बॉडी आ गई है, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, ठीक है, या इंजरी वगैरह टंग में आ गई है, उसको आप ठीक कर रहे हैं, तो उसके लिए जो नर्व ब्लॉक करेंगे उसके लिए लिंगुइनल। तो आपने सिंपली याद रखना है किसके लिए? टंग वगैरह को, जबान को जो है ना पेन ना देने के लिए जो नर्व को ब्लॉक किया जाता है उसको कहा जाता है लिंगुइनल नर्व, सिंपली। ठीक है, फॉरेन बॉडी वगैरह को निकालने के लिए। उसके बाद है मेंटल वाली, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंटल आपने याद रखनी है, मेंटल नर्व ब्लॉक कब की जाती है? मेंटल नर्व ब्लॉक लोअर लिप, ठीक है,
एनिमल का जो लोअर लिप होता है उसको, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, वाउंड हो गई, वायरिंग करनी है, सुचरिंग करनी है, तो जाहिर है आप एनेस्थीसिया देंगे, उस नर्व को ब्लॉक करेंगे, तो जो नर्व ब्लॉक की जाती है उसको मेंटल नर्व ब्लॉक कहा जाता है। ये पेपर में आ सकता है, आए नहीं है क्वेश्चन, बट एडवांस लेवल तक फेडरल में या कहीं पे क्वेश्चन ये बनते हैं। मेंटल नर्व लोअर जा या लोअर लिप्स से रिलेटेड है। जब लिप्स की, लोअर लिप्स की वाउंड वगैरह या सुचरिंग वगैरह की जाती है तो उसके लिए मेंटल नर्व ब्लॉक की जाती है। ठीक है। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक, ये भी लोकल एनेस्थीसिया वगैरह जब दी जाती है, तो कैटल का जो अपर लिप है, टीथ, फ्रंट टीथ है या फेस, इसको जो है ना देखने के लिए ये नर्व ब्लॉक की जाती है। ठीक है, जिसमें ये पोलिप्स वगैरह जो नेजल कैविटी में बनते हैं उसको रिमूव करने के लिए इंफ्रा ऑर्बिटल, जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ वगैरह करने के लिए भी जो है ना इंफ्रा ऑर्बिटल, ये नर्व ब्लॉकेज। मतलब इसमें आप ये देख लें, फेस हो गया, अपर लिप हो गया, फ्रंट टीथ हो गए, इनको चेक करने के लिए या इनमें कोई कोई भी चीज करने के लिए जो नर्व ब्लॉक की जाती है इंफ्रा ऑर्बिटल। बट फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बट आपको सिंपली पता हो तो ठीक है, बाकी वो जो है ना वो नहीं करनी। सुप्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक ये क्या होती है? अबोव आई या अपर आईलिड या फोरहेड वाली जगह जो होती है, वहां को देखने के लिए ये नर्व ब्लॉक की जाती है, सुप्रा आईलिड। आई से रिलेटेड है ये, आपने याद रखना है, अपर आईलिड या फोरहेड रीजन को सुचरिंग करने के लिए या उसमें कुछ चीजें देखने के लिए ये ब्लॉक्स की जाती है नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल। कॉर्नियल नर्व ब्लॉक, इसमें क्या क्या चीजें आपने याद रखना है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉर्नियल, कॉर्नियल में आपने याद रखना है हॉर्न वगैरह, डीहॉर्निंग होती है ना, डीहॉर्निंग में जाहिर है जो अगर एनएलसी से आप यूज करते हैं तो ये नर्व ब्लॉक की जाती है, कॉर्नियल नर्व। तो हॉर्न की इंजरी हो गई, आईज में भी कभी कभी जो है ना इस चीज को देखा जाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये हॉर्न्स में यूज होती है। तो आपने याद रखना है जब भी डीहॉर्निंग की बात आ जाए, सर्जरी का क्वेश्चन है, अगर पूछे कि डीहॉर्निंग में हम कौन सी नर्व ब्लॉक करते हैं, तो आपने याद रखना है कॉर्नियल नर्व ब्लॉक। ठीक है, कॉर्नियल नर्व ब्लॉक डीहॉर्निंग के दौरान या हॉर्न को डिसेंसिटाइज करने के लिए नर्व ब्लॉक की जाती है। ठीक है, ये पीटरसन ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक, पीटरसन भी आई से रिलेटेड है, आई बाल की मैनेजमेंट वगैरह करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। बाकी यहाँ तक करते हैं, 6 भी हो गए हैं, फिर हमारी जो है ना इफ्तार का भी टाइम है। तो बाकी कल हमारी एक क्लास रहती है, कल इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी सर्जरी की, तो उसमें हम ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक तीनों चीज़ें पढ़ाएंगे, फ्लूइड थेरेपी। बस इसको थोड़ा सा ये चलेगा, 20-25 मिनट भी नहीं चलेगा, बट हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हम कल ईद से पहले पहले हमारा ये सर्जरी का हो जाएगा इंशाल्लाह।